ये है वुमेन ऑफ द डेड वेब सीरीज एपिसोड नंबर 1। तो शुरुआत में हम लोग एक ब्लूम नाम की औरत देखते हैं जिसका काम ये है कि वो मरे हुए लोगों की बॉडीज को तैयार करने का काम करती है। मतलब वो बॉडीज को कॉफिन के अंदर तैयार करके रखने का काम करती है। और इस बिजनेस में ब्लूम के साथ काम करने वाला एक और इंसान है जिसका नाम रेजा है। और ब्लूम की फैमिली में उसका एक हस्बैंड जिसका नाम मार्क है, वो एक पुलिस ऑफिसर है। और इन दोनों का रिलेशनशिप भी आपस में काफी अच्छा है। साथ में ब्लूम के 2 बच्चे भी हैं जिनमें एक बेटा है और एक बेटी। और ये सभी मार्क के साथ ही उसके फादर के साथ रहते हैं जिनका नाम काल है। और इस समय इन लोगों का जीवन काफी अच्छी तरह से चल रहा है और ये लोग एक साथ काफी प्यार से रहते हैं। अब जिस समय माइक अपनी बाइक से अपने काम के लिए अपने घर के बाहर से निकल ही रहा होता है कि ब्लूम की आंखों के सामने ही एक ब्लैक कलर की कार माइक को जोरदार टक्कर मार देती है। जिसके बाद वो ब्लैक कार कुछ सेकंड वहीं पर रुककर देखती है और वो वहां से चली जाती है। तो माइक को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। हॉस्पिटल पहुंचते ही हॉस्पिटल में एक मसीमो नाम का दूसरा पुलिस ऑफिसर आता है जो कि मार्क का एक काफी अच्छा दोस्त है और साथ में वो ब्लूम का भी कॉमन फ्रेंड है। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद डॉक्टर आकर उन सबको बताते हैं कि मार्क जिंदा नहीं बचा और मार्क की मौत हो जाती है। तो अब ब्लूम मार्क की बॉडी को भी अपने साथ ले आती है ताकि वो उसको कॉफिन के लिए तैयार कर सके। अब ये देखकर रेजा पहले उसे ये करने से मना करता है, मगर ब्लूम अपने हाथों से ही अपने पति की ताबूत को तैयार करती है। इसके बाद ब्लूम और मार्क को जानने वाले सभी लोग चर्च में इकट्ठे होते हैं जहाँ वो मार्क के लिए प्रेयर करते हैं। अब जाते समय सभी लोग ब्लूम के आगे दुख जताते हुए वहाँ से निकल रहे होते हैं। लेकिन इन्हीं में से एक औरत होती है जो काफी तेजी से रोते हुए वहाँ से निकल जाती है। अब उसे देखकर ब्लूम थोड़ा सा सोच में पड़ जाती है क्योंकि ब्लूम को ऐसा नहीं लगता है कि ये औरत उनको जानती है। मगर खैर इसी के बाद हम लोग इस सिटी की सबसे अमीर औरत जिसका नाम सॉन बॉर्न होता है उसे भी देखते हैं जो यहाँ पर इनके दुख में शामिल होने आई होती है। अब इसके बाद दोबारा से एक गेट टुगेदर होता है जो कि उसी अमीर औरत सॉन बॉर्न के होटल में होता है जहाँ पर ब्लूम भी पहुँचती है। अब यहाँ पर भी सिचुएशन के हिसाब से जो भी ब्लूम से मिलता है वो उसे खुद को संभालने की ही सलाह देता है। साथ में इस होटल का कॉन्ट्रैक्टर भी जो कि मिस सॉन बॉर्न के साथ काम करता है वो ब्लूम को ऑफर देता है कि वो जब चाहे इस रेस्टोरेंट में आकर डिनर कर सकती है जिसके लिए उसे हमेशा यहाँ पर एक टेबल रिजर्व मिलेगा। इसी के बाद इसी पार्टी के अंदर ऑफिसर मसीमो एक अनाउंसमेंट करता है जिसमें वो बोलता है कि मार्क उसका एक अच्छा दोस्त था और साथ में मार्क एक अच्छा इंसान भी था। जिसके लिए वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को वो एक किस्सा बताता है जिसमें वो बताता है कि एक बार उन लोगों के पास एक एटीएम मशीन चोरी होने का कंप्लेंट आया था। जिसके बाद वो दोनों जब उस एटीएम मशीन तक पहुंचे तो उन लोगों ने वहां पर एक आदमी को गिरफ्तार किया। लेकिन मार्क के बात करने पर उसे समझ में आया कि ये आदमी काफी मजबूरी में ये सब काम कर रहा है। तो इसके बाद मार्क उस आदमी को सीधा अपने घर लेकर गया और उसने उस आदमी को अपनी वाइफ मतलब ब्लूम के साथ उसके बिजनेस में काम करने का ऑफर दे दिया। जिसके बाद वो आदमी आज ब्लूम के साथ ही काम कर रहा है और वो आदमी कोई और नहीं वो रेजा ही है जो ब्लूम के साथ काम करता है। अब ये पार्टी खत्म हो जाती है और जिस समय ब्लूम बाहर निकल रही होती है उसी समय मार्क के सीनियर ऑफिसर ब्लूम के पास आते हैं और वो उसे बोलते हैं कि मार्क के पास एक सर्विस गन होगी जिसे उनको जमा कराना होगा। लेकिन ब्लूम बोलती है कि उसे अभी तक ऐसी कोई गन नहीं मिली है। तो ऑफिसर गन की ज्यादा टेंशन ना लेने की बोलकर छोड़ देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि मार्क की वो सर्विस गन इस समय रेजा के पास है और उसने वो गन को अपने पास ही रख रखा है और किसी को भी इस बारे में नहीं पता है। अब अगले ही दिन ब्लूम एक स्टोर में अपने घर के पास ही के एक स्टोर में कुछ सामान लेने जाती है जहाँ वो देखती है कि उस स्टोर के चारों तरफ कैमरे लगे हुए जिनमें 24 घंटे रिकॉर्डिंग होती रहे। तो ये देखकर ब्लूम उस स्टोर कीपर से पूछती है कि क्या यहाँ पर कोई पुलिस ऑफिसर आया था इन कैमरास को चेक करने। तो स्टोर कीपर उसे जवाब देती है कि ऐसा कोई भी ऑफिसर यहाँ नहीं आया। असलियत में ये स्टोर उसी रास्ते पर पड़ता है जिस रास्ते पर उस गाड़ी ने मार्क को टक्कर मार के जान से मारा है। और पुलिस ऑफिसरों को इन्वेस्टिगेशन करते हुए इस स्टोर तक जरूर आना चाहिए था और उनको इस कैमरा फुटेज से काफी सारी मदद मिल जाती। लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई भी पुलिस वाला नहीं आया। तो इस बात से गुस्सा होकर ब्लूम सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और वो जाकर सीधा सीनियर ऑफिसर विलहेम से मिलती है। जिसके बाद वो उन लोगों से पूछती है कि उसके पति की मौत की जिम्मेदार उस कार के इन्वेस्टिगेशन का क्या हुआ, क्योंकि इन लोगों ने अभी तक उस कार को ढूंढना तक शुरू नहीं किया है। तो ब्लूम गुस्से में उनको धमकी दे देती है अगर उन लोगों ने ये सब जल्दी नहीं शुरू किया तो वो मीडिया में जाकर ये सारी बातें बताएगी। मगर ब्लूम के वहाँ से जाते ही ऑफिसर विलहेम किसी को तुरंत फोन कर ये बात बताते हैं कि ब्लूम अभी अभी उनको मीडिया की धमकी देकर गई है। अब इस पॉइंट पर काफी शक होता है कि मार्क की मौत केवल एक एक्सीडेंट ही नहीं है, वो सोची समझी साजिश है जिसमें शायद ये पुलिस ऑफिसर भी मिले हुए हैं। मगर पुलिस ऑफिसर के फोन करते ही दूसरी तरफ उस ब्लैक कार को जिससे मार्क को मारा गया था उसे कहीं पर मूव कर दिया जाता है या बोले ठिकाने लगा दिया जाता है। अब घर आकर ब्लूम काफी कोशिश करती है मार्क वो सर्विस गन ढूंढने की, मगर उसे वो गन नहीं मिलती है। मगर ढूंढते टाइम मार्क की पॉकेट में उसको एक मिल्क पाउडर मिलता है जिसे देखकर ब्लूम काफी शॉक हो जाती है। और ऐसा क्यों वो अभी आपको आगे पता चलेगा। इसी के बाद ब्लूम के पास कार मैकेनिक का फोन आ जाता है तो वो सीधा उसके गैराज चली जाती है जहाँ पर इस
समय माइक की वो टूटी हुई बाइक खड़ी होती है। तो अब वो मैकेनिक ब्लूम को बताता है कि अगर ब्लूम चाहे तो वो इंश्योरेंस के पैसों से इस बाइक को एकदम ठीक कर सकता है। तो ब्लूम थोड़ा सोचती है और वो उस मैकेनिक को उस बाइक को ठीक करने के लिए बोल देती है। इसके बाद ब्लूम से मिलने ऑफिसर मसीमो दोबारा से आता है और वो उसको अपने साथ कॉफी पर ले जाता है। अब यहाँ पर ब्लूम मसीमो से पूछती है कि क्या मार्क का बाहर कहीं अफेयर चल रहा था, क्योंकि मसीमो मार्क का एक अच्छा दोस्त था और वो उसको सभी बातें बताता था। लेकिन मसीमो से बोलता है कि उसका बाहर किसी से भी अफेयर नहीं था, वो केवल उसी से प्यार करता था। लेकिन जब मसीमो ब्लूम से पूछता है कि उसे ऐसा क्यों लगता, तो वो उसको उसी पाउडर पाउच के बारे में बताती है जो उसे मार्क की पॉकेट से मिला था। असलियत मार्क को मिल्क से एलर्जी थी और वो कभी भी दूध नहीं पीता था। और जब उसकी जेब से मिल्क पाउडर निकला तो ब्लूम को ये शक बैठ गया कि कहीं उसका बाहर कोई अफेयर तो नहीं था। मगर मसीमो के समझाने पर वो मान जाती है कि उसका बाहर किसी से अफेयर नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ ब्लूम की बेटी, जिसका नाम नैना होता है, वो अपने डैड मार्क की मौत से काफी ज्यादा परेशान होती है और वो काफी चिड़चिड़ी हो जाती है, जिस कारण से ना तो वो अपनी पढ़ाई पर और ना अपने स्पोर्ट्स पर ध्यान दे पा रही होती है। लेकिन ब्लूम चाहते हुए भी उसकी इससे बाहर निकलने में मदद नहीं कर पा रही। लेकिन अब इसी पॉइंट पर हम लोगों को फ्लैशबैक में ले जाकर पास्ट में ब्लूम की एक मेमोरी दिखाई जाती है, जिसमें ब्लूम और उसके मॉम डैड एक बोट में होते हैं बीचों समुद्र में, जिसमें किसी कारण से उसके मॉम डैड की डूबने से मौत हो जाती है। पर उसी समय एक दूसरी बोट से वहाँ पर मार्क आ जाता है और वो ब्लूम को काफी अच्छे से संभालता है। और यही वो पहली मुलाकात होती है जिसमें ब्लूम मार्क से मिली थी। और मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत बड़ा सस्पेंस है जो अभी आगे खुलेगा और आप इस बोट वाली बात को याद रखिएगा। अब दूसरी तरफ वो बाइक मैकेनिक मार्क की उस बाइक को एकदम रिपेयर कर देता है, जिसके बाद ब्लूम वहाँ जाकर उस बाइक को ले आती है और हम देखते हैं कि ब्लूम एक काफी अच्छी बाइकर है और वो काफी अच्छी तरह से बाइक चला लेती है। अब उसी बाइक में लगे एक बैग में ब्लूम को माइक का एक और फोन मिलता है, जिसे जब वो खोलती है तो उसे उसके अंदर काफी सारे मैसेज मिले, साथ में चैट भी। मगर एक नंबर, जिस नंबर से उस फोन पर काफी सारी कॉल्स आई हुई थी, जब उस पर ब्लूम दोबारा से कॉल करती है तो एक फीमेल फोन उठाती है। मगर वो ब्लूम की आवाज सुनते ही फोन काट देती है। लेकिन कुछ ही सेकंडों बाद दोबारा से वो उसी फोन पर अपनी लोकेशन सेंड कर देती है, जिसके बाद ब्लूम सीधा ही बाइक लेकर उस लोकेशन पर पहुंच जाती है। और ये लोकेशन एक जंगल के बीच में होती है, जहाँ पर एक छोटा सा घर होता है। उस घर के बाहर ही ब्लूम को एक लड़की दिख जाती है, जो ब्लूम को देखते ही काफी तेजी से दूर भागना शुरू कर देती है। मगर ब्लूम उसका पीछा करती है और कुछ भागने के बाद ही एक ढलान के कारण वो दोनों रुक जाती हैं। इसके बाद ब्लूम उस लड़की को बताती है कि वो मार्क की वाइफ है और उसे डरने की जरूरत नहीं है। और फिर ब्लूम के पूछने पर वो लड़की अपना नाम दुनिया बताती है। मगर फिर दुनिया ब्लूम से मार्क के बारे में पूछती है तो ब्लूम उसे बताती है कि मार्क जिंदा नहीं बचा। अब ये सुनकर दुनिया काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो काफी दुखी होकर बोलती है मार्क उसी की वजह से मरा है, क्योंकि उसने जैसे ही उसको सब कुछ सच सच बताया तो उन लोगों ने उसे जान से मार दिया। अब ये सुनकर ब्लूम दुनिया को संभालती है। मगर इसी पॉइंट पर एपिसोड नंबर 1 खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 1 खत्म हुआ था, जहाँ पर हमने देखा था कि किस तरह से ब्लूम के हस्बैंड मार्क की मौत एक कार की टक्कर के कारण हो जाती है। मगर बाद में उसे पता चलता है कि उसे जानबूझकर मारा गया है। अब एपिसोड नंबर 2 शुरू होता है, जहाँ पर हम लोग पास्ट में दुनिया को दिखाया जाता है, जहाँ उसके साथ एक और लड़की होती है। मगर उसे देखकर ऐसा लगता है कि इस समय इन दोनों को यहाँ से स्मगल किया जा रहा है और उन्हें काफी गंदी तरह से ट्रीट कर एक कार से दूसरी कार में बैठाया जाता है। और इस कार में बैठा हुआ आज दुनिया और उस लड़की को कुछ पीने के लिए देता है, जिसके बाद वो दोनों बेहोश हो जाती है। और जब दुनिया की दोबारा से आंख खुलती है तो वो अपने आप एक काफी खतरनाक जगह पर पाती है, जहाँ पर 4 लोग मिलकर उस लड़की को काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहे होते हैं और उसके शरीर को काफी बुरी तरह से जख्मी कर रहे होते हैं। मगर उन सभी ने अपने मुंह पर मास्क पहन रखा होता है और साथ में उन सभी में से एक इंसान ने अपने हाथ में एक काफी पुराने मॉडल का कैमरा पोलोराइड पकड़ रखा होता है, जिससे वो उनकी फोटो खींच रहा होता है। मगर दुनिया किसी तरह से उसी हालत में वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाती है और वो भागते भागते पास ही के टोल प्लाजा पर पहुंच जाती है, जहाँ पर पहुंचते वो बेहोश हो जाती है। अब हम दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं, जहाँ पर हम ब्लूम को देखते हैं और इस समय ब्लूम दुनिया को लेकर अपने घर आ गई है। और यहाँ पर दुनिया पेपर के ऊपर उन 4 मास्क की फोटो बनाती है, जिन मास्क को उसने उन लोगों के चेहरे पर देखा था। अब इसी के बाद दुनिया ब्लूम को सारी बातें सच सच बता देती है कि किस तरह से वो उस जगह से अपनी जान बचाकर भागी थी, जिसके बाद वो सीधा मार्क से मिली थी और मार्क ने ही उसको सेफ रखने के लिए उस जगह पर रहने के लिए बोला था, क्योंकि मार्क को शक था कि उसके साथ के ऑफिसर मतलब पुलिस भी उन लोगों के साथ मिली हुई है। तो वो नहीं चाहता था कि दुनिया की जान खतरे में पड़े, जिस कारण से मार्क ने ही दुनिया को वहाँ पर छुपा कर रख रखा था। मगर ब्लूम को मार्क के ही फोन में एक और नंबर मिलता है, जिसके ऊपर जो ब्लैंक नाम लिखा होता है और ब्लूम को इस नंबर के ऊपर काफी ज्यादा शक हो रहा होता है, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि ये नंबर किसका है। और साथ में दुनिया की भी हालत काफी खराब है और वो मेंटली काफी ज्यादा डिस्टर्ब है, तो वो कोई भी बात ठीक तरह से नहीं बता पा रही है और ना समझ पा रही है। तो इस कारण से ब्लूम दुनिया को अपने ही घर में रहने के लिए बोल देती है। लेकिन
लेकिन ब्लूम अपने घर में झूठ बोल देती है कि दुनिया उसकी एक बचपन की फ्रेंड है और इस समय दुनिया के घर में उसके हस्बैंड से प्रॉब्लम चल रही है, जिस कारण से वो यहाँ पर आके रह रही है और वो ये नहीं जानती है कि वो यहाँ पर कितने दिनों तक और रुकेगी। लेकिन अब ब्लूम को दुनिया की पूरी बात बताने से ये पता चल गया है कि उन चारों में से एक के पास पोलोराइडर कैमरा था, जो कि काफी पुराने मॉडल का कैमरा है। तो उस कैमरे के बारे में पता लगाने के लिए ब्लूम सीधा एक ऐसे स्टोर पर पहुंचती है जो कि बहुत पुराने समय का सामान बेचता है, और वो यहाँ जाकर ऐसे कैमरे के बारे में पूछती है। तो वो उस स्टोर पर जाकर उससे ये पता लगाने की कोशिश करती है कि क्या किसी इंसान ने यहाँ से कोई एक पोलोराइडर कैमरा खरीदा है। तो वो बताता है कि ऐसा तो कोई आदमी यहाँ पे नहीं आया और उसके पोलोराइडर कैमरा काफी समय से किसी ने भी नहीं खरीदे। मगर वो उसे बताता है कि अगर वो एक फोटो गैलरी में जाकर वहाँ की फोटो चेक करे तो उसे पता चल सकता है कि शहर में कौन कौन इस तरीके के कैमरे यूज करते हैं। दूसरी तरफ स्कूल में ब्लूम की बेटी नैना से उसी के कुछ क्लासमेट बदतमीजी करते हैं, जिस कारण से उनकी फाइट हो जाती है। लेकिन जब उनको उन्हीं के टीचर फादर रोकने आते हैं तो नैना गुस्से में उनकी भी शर्ट फाड़ देती है, जिसके बाद स्कूल में ब्लूम को भी बुलाया जाता है नैना की इस हरकत के बारे में बताने के लिए। लेकिन प्रिंसिपल उसे बताती है, वो समझती है कि अभी नैना काफी परेशान है, मगर अगर नैना ने दोबारा से अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया तो वो इस साल फेल हो सकती है। मगर दूसरी तरफ जिस टाइम फादर अपनी फटी टी शर्ट के कारण एक नई टी शर्ट पहन रहे होते हैं तो ब्लूम की नजर उनकी बाजू पर जाती है, जहाँ पर वो देखती है उनकी बाजू पर एक निशान है जिस पर कोई अजीब सा टैटू जैसा बना हुआ है। अब आप इस मार्क को भी याद रखिएगा क्योंकि ये मार्क आगे काफी ज्यादा काम का बने। तो अब प्रिंसिपल और फादर ब्लूम को नैना पर ध्यान रखने को बोलकर वहाँ से जाने के लिए बोल देते। अब इसके बाद ब्लूम और उसकी पूरी फैमिली नेक्स्ट डे मसीमो के घर डिनर के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर नैना सीधा ही मसीमो से इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछ लेती है। तो मसीमो से बताता है कि उन लोगों को अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है उस ब्लैक कार के बारे में जिसने उसके पिता को ठोका था, मगर पुलिस पूरी कोशिश कर रही है और उसने अभी तक काफी सारी कारों को चेक किया है। इसके बाद जब वो लोग अपने घर वापस आ जाते हैं तो जिस टाइम ब्लूम के फादर इन लॉ काल कपड़े ड्राई क्लीन करने के लिए जब दुनिया के रूम में जाते हैं तो वहाँ पर उसे दुनिया की एक टी शर्ट मिलती है जिसके ऊपर एक हॉस्पिटल का लोगो होता है। मतलब ये टी शर्ट एक मेंटल हॉस्पिटल के पेशेंट की है। तो उन्हें शक होता है कि ये लड़की कहीं किसी हॉस्पिटल से भागकर तो यहाँ नहीं आई। वो सीधा उस शर्ट को ले जाकर ब्लूम को दिखाते हैं और वो उससे पूछते हैं कहीं ब्लूम इस लड़की के बारे में उनसे कुछ झूठ तो नहीं बोल रही है, क्योंकि ये टी शर्ट एक हॉस्पिटल की है और ये हॉस्पिटल मेंटल लोगों का है। लेकिन ब्लूम अपने फादर इन लॉ को समझाती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मगर ब्लूम को भी ये बात नहीं पता होती है। तो ब्लूम उस शर्ट को लेकर सीधा उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाती है जिस हॉस्पिटल की ये शर्ट है, और यहाँ पर ब्लूम रिसेप्शनिस्ट से दुनिया की फोटो दिखाकर उसकी जानकारी निकलवाने के लिए बोलती है। लेकिन पहले वो रिसेप्शनिस्ट उसे किसी भी पेशेंट की जानकारी देने से मना कर देती है, मगर ब्लूम की रिक्वेस्ट करने पर वो ऐसा करती है और वो उसे बताती है ऐसी कोई भी इंसान यहाँ पर एडमिट नहीं हुई। मगर साथ में ब्लूम को उसी हॉस्पिटल में वो औरत भी दिख जाती है जो औरत उसके पति मार्क के फ्यूनरल पर भी आई थी और ब्लूम उसे पहचान नहीं पाई। तो अब ब्लूम उस औरत का वेट हॉस्पिटल के बाहर ही करना शुरू कर देती है, और जब उस औरत की उस हॉस्पिटल से छुट्टी होती है तो वो बाहर आती है जहाँ उसे ब्लूम मिलती है। तो अब ब्लूम के पूछने पर वो औरत उसे बताती है वो मार्क को काफी अच्छी तरह से जानती है, क्योंकि मार्क ने उसे उसके हस्बैंड से बचाया था, जिस कारण से वो मार्क काफी अच्छी दोस्त थी। और साथ में वो दुनिया के बारे में भी जानती है, क्योंकि दुनिया वो लड़की है जिसे मार्क यहाँ पर काफी जख्मी हालत में लाया था। लेकिन मार्क चाहता था कि उसके बारे में किसी को पता ना चले, जिस कारण से इस औरत दुनिया का ट्रीटमेंट बिना किसी डाटा एंट्री के किया था। मगर एक ही रात होने पर वो लड़की बिना किसी को कुछ बताए यहाँ से भाग गई थी, और इससे ज्यादा ये औरत कुछ भी नहीं जानती। और ये सब उसने केवल अपनी जॉब के लिए किया था, क्योंकि वो दुनिया के भागने पर रिपोर्ट भी नहीं लिखवा सकती। अगर वो ऐसा करती तो उसी की जॉब चली जाती, इस कारण से उसने उसी बात को वहीं पर दबा दिया था। इसके बाद ब्लूम सीधा उसी टोल प्लाजा पर जाती है जहाँ पर दुनिया घायल होकर पहुंची थी और वो बेहोश हो गई। अब यहाँ पर टूर प्लाजा पर बैठा हुआ आदमी ब्लूम के पूछने पर उसे कोई भी बात का सही जवाब नहीं देता है। बस वो उसे इतना बताता है कि वो औरत यहाँ पर जख्मी हालत में आई थी, तो उसने पुलिस को फोन कर इन्फॉर्मेशन दे दी थी। उसके बाद उसे कुछ भी नहीं पता है। तो ब्लूम उससे वहाँ पर लगी सीसीटीवी कैमरा फोटो मांगती है, मगर वो आदमी उसे वो देने से मना कर देता है और वो ब्लूम को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। मगर ब्लूम के जाते ही वो आदमी जल्दी से उन सभी फुटेज को डिलीट कर देता है। पेज में दुनिया की फोटो होती है। अब ये होने पर हम लोगों का शक और ज्यादा बढ़ जाता है कि ये कोई छोटी मोटी कहानी नहीं है, इसमें कुछ बहुत बड़ा घपला है, क्योंकि एक टोल प्लाजा वाला दुनिया की वो बात सुनते उस वीडियो को डिलीट कर देता है जिसमें दुनिया की वीडियो कैप्चर हुई थी। दूसरी तरफ घर पर अब दुनिया मौका देखकर उस घर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन बीच में ही उसे रेजा और ब्लूम के फादर इन लॉ पकड़ लेते हैं और वो दोबारा से उसे घर में जाने के लिए बोलते हैं। तो अब इस घटना से ब्लूम के फादर इन लॉ काल को भी उस लड़की पर थोड़ा शक होना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ ब्लूम अब टोल प्लाजा से सीधा एक फोटो गैलरी तक पहुँचती है जो कि इस सिटी की सबसे बड़ी फोटो गैलरी होती है। अब यहाँ पर उसे पता चलता है कि शहर में केवल एक ही आदमी है जिसका नाम एडविन है, वो ही केवल पोलोराइडर कैमरा से फोटो खींचता है और
और वो इसका एक बहुत बड़ा एक्सपर्ट है। तो एडविन का नाम पता चलने पर ब्लूम उसे गूगल करती है और उसकी पूरी डिटेल विकिपीडिया पर उसे मिल जाती है। जिसके बाद ब्लूम सीधा अपने घर पहुंचती है, जहाँ पर उसके फादर इन लॉ कार्ल उसे बताते हैं कि दुनिया ने आज यहाँ से भागने की कोशिश करी। तो ब्लूम सीधा जाकर दुनिया से मिलती है, लेकिन दुनिया अपनी इस हरकत के लिए ब्लूम से माफी मांगती है। तो ब्लूम उसे बिना कुछ बोले ही उसे माफ कर देती है। तो ब्लूम अब सीधा दुनिया को उस एडविन की फोटो दिखाती है गूगल कर। तो दुनिया फोटो देखते ही एडविन को पहचान लेती है, क्योंकि एडविन वही आदमी था जिसने उन्हें कार में बैठा कर कुछ पीने के लिए दिया था, जिसके बाद वो बेहोश हो गई थी। मगर दुनिया ब्लूम को उससे दूर रहने के लिए बोलती है, क्योंकि वो जानती है कि ये लोग काफी खतरनाक हैं। मगर ब्लूम इसके बाद गूगल से एडविन का नंबर निकाल कर उसे फोन पर बात कर उसे बोलती है कि उसे एक फोटो शूट कराना है, जिसके लिए एडविन ब्लूम को कल सुबह की ही बुकिंग दे देता है। अब डेट मिलने के बाद ब्लूम उसी रात अपने घर में रखी कई सारी चीजों की तैयारी कर अपने घर में रखी 2 इलेक्ट्रिक गनों को रेडी करती है और उन्हें चेक करती है कि वो अच्छी तरह से काम कर रही है या नहीं कर रही है। जिसके बाद वो अगली सुबह पूरी तैयारी के साथ एडविन के ऑफिस पहुंच जाती है और इस समय एडविन फोन पर जिस औरत से बात कर रहा होता है वो कोई और नहीं शॉन बॉर्न होती है। असलियत में एडविन शॉन बॉर्न का इकलौता लड़का है और इस समय शॉन बॉर्न एडविन को एक कल होने वाली मीटिंग में आने के लिए बोलती है, क्योंकि एडविन और शॉन बॉर्न मिलकर एक साथ अपना बड़ा बिजनेस चलाती है। इसके बाद जब एडविन ब्लूम से मिलता है तो ब्लूम काफी सारी तारीफ करती है एडविन के काम, जिससे एडविन भी काफी इंप्रेस होता है। जिसके बाद वो दोनों फोटो शूट करना शुरू कर देते हैं, जिसमें एडविन ब्लूम की कुछ तस्वीरें खींचता है। मगर इसी के बाद ब्लूम अचानक से एडविन को दुनिया के बारे में बताना शुरू कर देती है, जिसे सुनकर एडविन काफी चौंक जाता है और वो काफी शॉक हो जाता है। अब पहले तो एडविन ऐसे रिएक्ट करता है कि उसे कुछ भी नहीं पता है और वो किसके बारे में पता नहीं क्या क्या बातें कर रही है। मगर एकदम से एडविन ब्लूम पर अटैक कर देता है और वो अपना हैवानियत ब्लूम को दिखाना शुरू कर देता है। लेकिन ब्लूम तो यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ आई होती है, तो वो जल्दी से अपनी इलेक्ट्रिक गन से उसे काफी जोरदार शॉक लगा देती है, जिस कारण से एडविन बेहोश हो जाता है और ये एपिसोड नंबर 2 यहीं पर फिनिश हो जाता है। एपिसोड नंबर 3 शुरुआत होती है, जहाँ पर हम लोग काफी मुश्किलों से ब्लूम ने खुद को बचाते हुए एडविन को शॉक देकर बेहोश कर दिया है और इसके बाद एडविन को लेकर एक ताबूत में बंद कर अपनी वैन से सीधा अपने ऑफिस लेकर आ जाती है। मगर जब वो अपने ऑफिस लेकर एडविन को पहुंचती है और ताबूत से बाहर निकालने की कोशिश करती है, तो वो देखती है काफी ज्यादा समय होने के कारण और काफी ओवर ब्लीडिंग होने के कारण एडविन की मौत हो चुकी है और वो मर गया है। तो अब ब्लूम एडविन का फोन उसके जेब से निकालती है और वो उसके फेस की मदद से उसके फोन का पासवर्ड खोल देती है। जिसके बाद ब्लूम के पास उसके फोन का पूरा एक्सेस आ जाता है। मगर जिस समय ब्लूम एडविन की बॉडी को काट रही होती है, तो वो उसकी बॉडी पर भी एक निशान देखती है जो एक अजीब सा मार्क होता है। मगर वो उसकी बॉडी को टुकड़े टुकड़ों में काट कर एक ऐसी बॉडी के साथ रख देती है जो उसके पास पहले से ही ताबूत के लिए रेडी होने के लिए आई थी। तो वो उसी के साथ एडविन की भी बॉडी रख देती है, जिसके बाद एडविन की बॉडी भी उसी ताबूत के साथ चली जाती है और इस तरह से एडविन की बॉडी ब्लूम ठिकाने लगा देती है, क्योंकि ब्लूम का काम ऐसा है कि वो किसी की भी बॉडी को 1 सेकंड में ठिकाने लगा सकती है और उस पर किसी को शक भी नहीं होगा। लेकिन कुछ ही टाइम बाद ब्लूम को याद आता है कि एडविन ने अपने कैमरा से उसकी काफी सारी फोटोज ली थी और वो कैमरा अभी भी एडविन के ऑफिस में ही पड़ा हुआ है और वो एक काफी बड़ा सबूत बन सकता है उसके खिलाफ। तो ब्लूम दोबारा से सीधा एडविन के ऑफिस पहुंचती है और उसे वो कैमरा मिल जाता है। मगर जिस टाइम में वो कैमरा उठाती है, उसी समय वहाँ पर एडविन की मॉम शॉन बॉर्न भी आ जाती है, क्योंकि वो इस समय यहाँ पर एडविन को ढूंढने आई है, क्योंकि उन लोगों को एक साथ में एक मीटिंग करनी थी। मगर एडविन वहाँ नहीं पहुंचा और साथ में एडविन उसके फोन का जवाब भी नहीं दे रहा है, जिस कारण से वो यहाँ आई है। लेकिन उसे देखकर ब्लूम छुप जाती है और मौका देखकर वो वहाँ से बचते हुए निकल जाती है। मगर अब शॉन बॉर्न को भी अपने बेटे एडविन की फिक्र होना शुरू हो जाती है कि वो किसी को बिना बताए इतने टाइम के लिए कहाँ जा सकता है। दूसरी तरफ घर में दुनिया विंडो से रोड पर खड़ी एक ग्रे कलर की कार को देखकर ब्लूम को बताती है कि 2 दिन से लगातार ये कार यहीं पर खड़ी है और उसे शक है कि ये कार उन पर नजर रख रही है। मगर ब्लूम उसे बताती है ऐसा होना नॉर्मल है और वो उसे ना डरने की सलाह देकर शांत रहने के लिए बोलती है। इसके बाद ब्लूम एडविन के उस कैमरे से उन सभी फोटोज को डिलीट करती है जो उसकी फोटोज होती है। मगर उन्हीं कैमरा में उसको उस फादर की भी फोटो मिलती है जो उसकी बेटी के स्कूल में टीचर है और उसकी फोटो देखते ही ब्लूम को वो भी याद आ जाता है कि उसने फादर के हाथों पर सेम उसी तरह का मार्क देखा था एडविन की बॉडी पर था। तो इस बार ब्लूम उस फादर की फोटो निकाल कर को दिखाती है और उससे पूछने की कोशिश करती है कि क्या ये भी उनमें से ही एक था। मगर दुनिया को कुछ भी नहीं पता होता है, क्योंकि वो सभी मार्क्स के अंदर थे। तो अब ब्लूम दुनिया की पहचान करने के लिए फादर को कॉल मिला देती है ताकि वो आवाज सुनकर पहचान सके। मगर ब्लूम फादर को बोलती है कि वो और उसकी बेटी उनसे मिलकर माफी मांगना चाहते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम नैना ने गुस्से में फादर की टी शर्ट फाड़ दी, जिस कारण से नैना उनसे मिलकर माफी मांगना चाहती है, जिसके लिए फादर भी मान जाता है और वो अगले ही दिन उनके पास आने के लिए बोलता है। और साथ में ब्लूम भी कंफर्म कर देती है कि शायद ये आदमी भी उनमें से एक ही है, क्योंकि उसे ये आवाज जानी पहचानी लगती है। तो अगले ही दिन ब्लूम और नैना दोनों फादर के पास पहुंचते हैं, जहाँ नैना
करना, फादर से उस चीज के लिए माफी मांगती है और फादर बोलते हैं कि कन्फेस करना काफी अच्छी चीज है। जिसे सुनते ही ब्लूम फादर से बोलती है उसके पति का एक्सीडेंट करके मारने वालों का क्या होगा, जिसे सुनकर फादर काफी शॉक हो जाता है, मगर वो उसे इसका कोई भी जवाब नहीं देता और वो बोलता है उसे सब भगवान पर छोड़ देना चाहिए और वो वहाँ से जाने लगता है। मगर फादर के जाते ही ब्लूम फादर के रूम में देखती है फादर की रखी हुई एक फोटो जो सेम टू सेम पोलराइडर कैमरा से ही खींची गई। इसका मतलब ये फोटो एडविन नहीं खींची क्योंकि इस सिटी में केवल एक वही व्यक्ति था जो उस कैमरा से फोटो खींचता था। अब ब्लूम फादर के ऊपर नजर रखती है जिसमें वो एक बार देखती है कि फादर से मिल सॉन बॉन का वही रेस्टोरेंट चलाने वाला कॉन्ट्रैक्टर भी फादर से मिलता है, जहाँ वो दोनों मिलकर एडविन की ही बातें करते हैं। तो अब ब्लूम को समझ में आ जाता है ये रेस्टोरेंट कॉन्ट्रैक्टर भी उन्हीं में से एक है। मगर अब अगले ही दिन ब्लूम पूरी तैयारी के साथ फादर के घर पहुंच जाती है, जहाँ वो उन्हें बोलती है कि वो यहाँ कन्फेस करने आई है। जब वो अपने एक पाप उनके सामने कन्फेस करना चाहती है, जिसके लिए फादर भी मान जाता है और वो ब्लूम को अपने घर के अंदर बुला लेता है। अब यहाँ ब्लूम उनके सामने कन्फेस करते हुए बोलती है कि उसने एक आदमी का मर्डर किया है। अब ये सुनकर फादर थोड़ा शॉक हो जाता है और उसे लगता है कि ब्लूम उससे झूठ बोल रही है। मगर इसी के तुरंत बाद ब्लूम फादर को भी शॉक देकर बेहोश कर देती है और वो उन्हें एक चेयर से अच्छी तरह से बांध देती है। और अब फादर के होश में आने के बाद ब्लूम उनसे सब कुछ सच सच बोलने के लिए बोलती है कि उन लोगों ने उसके पति मार्को को क्यों मारा, लेकिन फादर कुछ भी सच सच नहीं बताते, जिससे गुस्सा होकर ब्लूम फादर के ऊपर सीधा ही केरोसिन डालकर आग लगाकर उन्हें जिंदा ही जला देती है। अब इस पॉइंट पर हम लोगों को ब्लूम भी कोई नॉर्मल औरत नहीं लगती है, ये भी एक सन की औरत लगती है जो किसी को भी मारने में एक सेकंड का भी टाइम नहीं लेती है। मगर इसी के बाद ब्लूम सीधा एक पास ही के बार में चली जाती है, जहाँ पर उसे ऑफिसर मसीमो पहले से ही मौजूद मिलता है। तो वो ब्लूम को देखकर उसी के साथ ड्रिंक करना शुरू कर देता है और वो एक साथ काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। जिसके बाद जब वो दोनों उस बार से बाहर आते हैं और जब वो कार में बैठते हैं तो वो दोनों आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक दूसरे को किस कर देते हैं। लेकिन कुछ ही सेकंडों में ब्लूम को समझ में आ जाता है कि वो गलत कर रहे हैं, तो ब्लूम वहाँ से चुपचाप चली जाती है। अब जब इसी हालत में ब्लूम घर पहुंचती है और उसके फादर इन लॉ ब्लूम को इस हालत में देखते हैं कि वो इतना ज्यादा नशा भी करने लग गई है, तो वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ब्लूम नशे की हालत में होने के कारण अपने फादर इन लॉ उल्टा जवाब देते हुए बोलती है कि अगर उन्हें प्रॉब्लम है तो वो यहाँ से जा सकते हैं, जिसे सुनकर उसके फादर इन लॉ काफी दुखी होते। लेकिन इसी के बाद कार्ल ब्लूम को बताते हैं कि उसकी दोस्त दुनिया यहाँ से चली गई है। अब ये सुनकर ब्लूम काफी ज्यादा शॉक होती है और वो उनसे बोलती है कि उन लोगों ने उसे यहाँ से कैसे जाने दिया। मगर उसके फादर इन लॉ बोलते हैं कि वो यहाँ से जबरदस्ती चली गई और साथ में वो ये भी नहीं बता के गई है कि वो कहाँ जा रही है। अब अगले ही दिन ब्लूम उसी फादर के फ्रोंडल में पहुंचती है जिसे उसने खुद मारा है। अब यहाँ पर वो फादर की फोटो के आगे एक स्कार्फ रखा हुआ देखती है जिस पर सेम टू सेम वही निशान बना होता है जो फादर और एडविन की बॉडी पर बना होता है। तो जब वो उस निशान के बारे में पता करती है तो उसे पता चलता है कि ये एक तरीके का स्काउट ग्रुप है जिन सबका प्रतीक है ये निशान। अब ये सुनकर ब्लूम काफी ज्यादा दंग रह जाती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसने गलती से गलत इंसान को मार दिया है, क्योंकि ये निशान तो स्काउट का निशान है। मगर इसी के बाद ब्लूम मसीमो को उसी ग्रे कलर की कार के बारे में बताती है जिसके ऊपर दुनिया को शक था और उसने बताया था कि ये कार 2 दिनों से यहीं खड़ी है और उसे शक था कि ये कार इन पर नजर रख रही है। तो मसीमो बोलता है कि वो जल्दी ही उस कार का डिटेल निकलवा कर उसे बताएगा। मगर अब ब्लूम के पास एडविन का वो फोन है जिस पर एडविन के सभी मैसेज आते रहते हैं और उसके पास उस फोन का पूरा कंट्रोल है, जिस कारण से वो उसके सभी मैसेज पर नजर रखना शुरू कर देती है और उसे उससे काफी सारी बातें पता चलना शुरू हो जाती है। और उसे एक ग्रुप भी मिल जाता है जिसके अंदर कुछ लोग मौजूद होते हैं और देखने पर ऐसा ही लगता है कि ये ग्रुप उन्हीं 4 लोगों का है जिनमें से 2 को ब्लूम ने मार दिया है। मगर ये एपिसोड नंबर 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 4 तो शुरुआत होती है जहाँ पर ब्लूम अपने दोनों बच्चों को लेकर स्कूल छोड़ने जा रही होती है, लेकिन वो पीछे से देखती है कि वही ग्रे कार अभी भी उनका पीछा कर रही है। मगर वो अपने बच्चों को ना डराने के कारण कुछ भी रिएक्ट नहीं करती और वो चुपचाप अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ अब सॉन बॉन पुलिस ऑफिसर से जाकर मिलती है जहाँ वो एडविन के बारे में पता लगाने के लिए बोलती है। मगर वो चाहती है कि वो लोग उसके बारे में अनऑफिशियली पता लगाएं क्योंकि वो उसकी मिसिंग की रिपोर्ट नहीं लिखवा सकती। इधर अब ब्लूम को एडविन के उस फोन के ग्रुप चैट से काफी सारे मैसेज आना शुरू हो जाते हैं जिसमें वो खुद एडविन बनकर बातें करना शुरू कर देती है और काफी सारी बातें निकलवाना शुरू कर देती है। और कुछ ही समय बाद ब्लूम को कंफर्म हो जाता है जिस फादर को उसने जान से मारा है वो असलियत में सही आदमी था, मतलब वो भी इसी ग्रुप का आदमी था और उसने ठीक आदमी को जान से मारा है क्योंकि उस ग्रुप पर उसके मिसिंग होने की बातें होना शुरू हो गई। दूसरी तरफ एडविन के गायब होने के कारण सॉन बॉन के बिजनेस पर भी काफी फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। ब्लूम के छोटे बेटे की जब स्कूल से छुट्टी होती है तो अब उसके
पास वही ग्रे कलर की कार वाला आदमी ब्लूम के बेटे के पास जाकर उसे बोलता है वो उसकी मॉम का अच्छा दोस्त है और उसकी मॉम ने उसे यहाँ पर लेने के लिए भेजा है। तो उसकी ये बात सुनकर ब्लूम का छोटा बेटा उस आदमी के साथ उसकी कार में बैठकर चला जाता है। और इसके बाद जब ब्लूम स्कूल अपने बेटे को लेने पहुंचती है तो उसे वहाँ पता चलता है कि उसके बेटे को पहले यहाँ से कोई आदमी ले जा चुका है। तो ब्लूम अपने फादर इन लॉ को फोन कर पूछती है कि क्या वो उसके बेटे को घर लेकर आए, तो वो मना कर देते हैं। तो वो समझ जाती है कि उसके बेटे को उसी आदमी ने किडनैप कर लिया। तो इसके बाद ब्लूम गुस्सा होकर काफी तेजी से सीधा मिस सॉनबॉर्न के ऑफिस पहुंच जाती है और वो वहां जाते सॉनबॉर्न से अपने बेटे के बारे में पूछती है कि उसका बेटा इस समय कहाँ है, क्योंकि ब्लूम को शक है कि किसी ने अपने बेटे एडविन के कारण उसके बेटे को किडनैप कर लिया है। तो अब सॉनबॉर्न बोलती है कि पहले वो उसके बेटे के बारे में उसे बताए। तो ये सुनकर ब्लूम काफी शॉक हो जाती है क्योंकि उसे कैसे पता उसके बेटे के बारे में इसको पता है। तो सॉनबॉर्न बताती है कि एडविन के क्लाउड पर आखिरी फोटो उसी की मिली है, क्योंकि एडविन जो भी फोटो खींचता था उसकी वो सभी फोटो उसके क्लाउड पर सेव होती रहती थी और उसके क्लाउड से जो आखिरी फोटो मिली है वो ब्लूम की है। तो अब सॉनबॉर्न बोलती है कि वो सच सच बताए कि उसने उसके बेटे एडविन के साथ क्या किया। तो ब्लूम सॉनबॉर्न को बताती है कि उसका बेटा एक काफी खराब इंसान था जो कि यहाँ की लड़कियों के साथ काफी ज्यादा गलत करता था और वो एक राक्षस। और साथ में ब्लूम सॉनबॉर्न को ये भी धमकी देती है कि अगर ये बात बाहर आ गई तो उसको जेल तो जाना ही पड़ेगा, साथ में उसका जितना भी बिजनेस है वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। तो वो चुपचाप उसके बेटे के बारे में उसे बता दे, वरना वो जाकर पुलिस में इसकी कंप्लेंट कर देगी। अब ब्लूम की ये बात सुनकर सॉनबॉर्न थोड़ी अंदर ही अंदर से डर जाती है, क्योंकि सॉनबॉर्न एक काफी लालची औरत है और उसे सबसे ज्यादा मतलब पैसों से और बिजनेस से। तो वो चुपचाप ब्लूम को उसके बेटे का लोकेशन बता देती है कि कहाँ पर उसका बेटा मिल जाएगा। और यहाँ दूसरी तरफ ब्लूम का बेटा उसी आदमी के साथ होता है और ये आदमी उसके बेटे के साथ काफी अच्छी तरह से बिहेव करता है और वो उससे काफी अच्छी तरह से बातें कर रहा होता है। मगर जैसे ही वो देखता है कि यहाँ पर ब्लूम पहुंच गई है तो वहाँ से चुपचाप चला जाता है और ब्लूम को उसका बेटा सही सलामत मिल जाता है। दूसरी तरफ स्कूल में अब नैना से वो सभी लड़के मिलने आते हैं जिनने पहले नैना से बदतमीजी करी थी और उसकी उनसे लड़ाई हुई। अब उन्हीं में से एक लड़का नैना के पास आकर माफी मांगता है और वो नैना को बोलता है कल रात बंकर में एक पार्टी होने वाली है, वो भी वहाँ पर आने के लिए इन्वाइट करता है, जिसके लिए नैना हाँ कर देती है। मगर वो लड़का उसे बोलता है वो अपने साथ एक केमिकल लेके आए जो उसकी मॉम मरी हुई बॉडियों के ऊपर लगाती है। असलियत में उस केमिकल से काफी अच्छा नशा होता है, इस कारण से वो नैना को वो केमिकल लाने के लिए बोलता है, जिसके लिए नैना मान जाती है। यहाँ घर पर पहुँचने पर ब्लूम के फादर इन लॉ ब्लूम से पूछते हैं कि उसका छोटा बेटा टिम कहाँ गायब हो गया था। मगर ब्लूम अपने फादर इन लॉ को दोबारा से झूठ बोल देती है कि उसी की क्लासमेट की मॉम गलती से उसे उसके साथ लेके चली गई, डरने की कोई बात नहीं। मगर इसी के बाद ब्लूम के पास पुलिस का फोन आता है, क्योंकि वो लोग उसे एक बॉडी के लिए अपने पास बुलाते हैं जिसका उन लोगों को ताबूत रेडी करना है। तो ब्लूम वहाँ पर पहुँचती है और ये बॉडी एक अननोन बॉडी होती है जो कि वहीं की एक झील में मिलती है। मगर जब वो पुलिस बॉडी निकालते हैं तो ब्लूम देखती है कि वो बॉडी किसी और की नहीं, दुनिया की बॉडी है, मतलब उसे जान से मार दिया गया। लेकिन ब्लूम पुलिस वालों को कुछ भी सच सच नहीं बताती है और वो ऐसा जताती है कि वो इस बॉडी को नहीं जानती है। लेकिन रेजा उस बॉडी को देखकर समझ जाता है कि ये दुनिया की ही बॉडी है, मगर ब्लूम को चुप देखकर वो भी चुप रहता है। अब इसी टाइम मसीमो ब्लूम को एक बार प्राइवेटली मिलने के लिए बोलता है। मगर इसके बाद जब मसीमो अपने घर जाता है तो हम लोग देखते हैं कि उसके वाइफ कुछ खास नहीं बनती है और उन दोनों के बीच में काफी दूरियां हैं, क्योंकि मसीमो की वाइफ माँ नहीं बन सकती है, जिस कारण से उन दोनों के बीच काफी ज्यादा दूरियां बन गई। लेकिन उसकी वाइफ किसी भी हाल में अपना ये रिलेशन बनाए रखना चाहती है। इसके बाद ब्लूम उस रेस्टोरेंट कॉन्ट्रैक्टर को मारने की तैयारी करना शुरू कर देती है, जिसको उसने लास्ट टाइम उस फादर के साथ देखा था और वो दोनों मिलकर एडविन की बातें कर रहे थे। मगर इसी पॉइंट पर ये सीन कट हो जाता है और हमें पास्ट में ले जाया जाता है और दोबारा से हम लोगों को उसी सीन में ले जाया जाता है जिसमें ब्लूम अपने मॉम डैड के साथ बोट में बीच समुद्र में होती है। और इसलिए में अब हमें पता चलता है कि ब्लूम ने ही अपने मॉम डैड को जान से मारा था, जिसमें उसने जब उसके मॉम डैड स्विमिंग करने के लिए समुद्र में उतरे थे तो उसने जानबूझकर बोट पर वापस चढ़ने वाली सीढ़ियां वहां से हटा दी थी, जिस कारण से उसके मॉम डैड की डूबने से मौत हो गई। और उसे ये बात अच्छी तरह से पता थी कि उसके मॉम डैड नीचे पानी में डूबकर मर रहे हैं और उसने जानबूझकर ये एक्टिंग करी थी कि उसे पता ही नहीं चला कि उसके मॉम डैड कब डूब गए। अब ये देखकर ये हम लोगों के लिए काफी बड़ा शौक होता है, क्योंकि ये औरत काफी बड़ी सन की है, क्योंकि इसने अपने ही मॉम डैड को मारा है। दोबारा से प्रेजेंट टाइम नैना उस केमिकल को चुरा कर सीधा उस बंकर की पार्टी में पहुंच जाती है, जहाँ पर जब वो उस केमिकल को उन सभी लोगों को देती है वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और नैना देखते ही देखते वहाँ की सुपरस्टार बन जाती है। दूसरी तरफ ब्लूम पूरी तरह से तैयार होकर सीधा उसी रेस्टोरेंट के कॉन्ट्रैक्टर से जाकर मिलती है और वो उसे अपने साथ एक ड्रिंक पीने के लिए बोलती है, क्योंकि वो दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। तो वो कॉन्ट्रैक्टर उसे मना नहीं करता है। मगर इसी बीच ब्लूम कॉन्ट्रैक्टर को एक काफी इंसुलिन हाई डोज इंजेक्शन लगा देती है, जिस कारण से उस कॉन्ट्रैक्टर की हालत खराब होना शुरू हो जाती है। मगर वो कॉन्ट्रैक्टर फिर भी ब्लूम पर अटैक कर देता है और वो उसे पीटना शुरू कर देता है। मगर अब उस कॉन्ट्रैक्टर के पास केवल 10 ही मिनट है और 10 मिनट बाद
जाएगी, उसकी खुद ही जान चली जाएगी इस इंजेक्शन के कारण। लेकिन 10 मिनट से पहले वो ब्लूम पर अटैक कर उसके पैर में खंजर मार देता है और वो उसे उठाकर उसी रेस्टोरेंट के एक फ्रीजर में फेंक कर बंद कर देता है और वो खुद बाहर बेहोश होकर गिर जाता है। अब ये देखकर ब्लूम सीधा रेजा को फोन मिला देती है और वो उसे अपनी लोकेशन देकर जल्दी से वहां आने के लिए बोलती है और ये एपिसोड नंबर 4 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 5 तो शुरुआत होती है जहाँ पर रेजा ब्लूम के कॉल करने के बाद सीधा उस रेस्टोरेंट तक पहुंच जाता है, जहाँ उसे उस फ्रीजर के बाहर वो कॉन्ट्रैक्टर बेहोशी की हालत में मिलता है। तो वो उसको साइड करके जल्दी से फ्रीजर खोलकर ब्लूम को फ्रीजर से बाहर निकालता है। लेकिन उसी बीच वो कॉन्ट्रैक्टर दोबारा से एक बार खड़े होकर उन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार रेजा अपनी उसी गन से उस पर गोली चला देता है। तो वो गन देखकर ब्लूम उससे पूछती है कि ये गन मार्क की है और वो उसके पास क्या कर रही है। तो रेजा उसे जवाब देता है मार्क की मौत के एक दिन पहले ही उसने ही उसे ये गन दी और उसने बोला था उसे उसकी फैमिली का ध्यान रखना है, जिस कारण से उसने इस गन को अभी तक संभाल कर रखा था। तो अब रेजा जल्दी ब्लूम के पैर से वो चाकू निकालता है और वो उसे हॉस्पिटल चलने के लिए बोलता है, मगर ब्लूम इसके लिए मना कर देती है क्योंकि ये करने पर उन लोगों पर शक हो सकता है। तो रेजा अब वहाँ के सभी सबूत मिटाना शुरू कर देता है और वो जल्दी से कार में बैठकर अपने घर की ओर निकलते हैं। इन बीच रास्ते में ब्लूम के पास नैना का फोन आता है और वो उसे उसके पास आने के लिए बोलती है, जिसके बाद जब तो ब्लूम उसके बाद उस जगह पर पहुंचती है जहाँ पर नैना पार्टी करने आई। यहाँ पर अब नैना एकदम अकेली है। तो नैना उसे बताती है वो यहाँ पर पार्टी करने आई और उसने यहाँ पर नशे की काफी ज्यादा नशा कर लिया, जिस कारण से वो यहाँ पर अकेली रह गई और उसे छोड़कर सब चले गए। तो वो डर गई काफी ज्यादा और उसने उसी डर के कारण उसके पास फोन करके उसे यहाँ बुलाया। तो ब्लूम उसे लेकिन जब ब्लूम का उस अंडरग्राउंड टनल पर नजर जाती है तो वो बाहर लिखा हुआ देखती है जोबलिन, और वो देखते ही समझ जाती है कि जिस जोबलिन नाम के आदमी को वो इतने समय से ढूंढ रही है वो कोई और नहीं, वो ये जगह ही है। मतलब जोबलिन कोई नाम नहीं, ये जगह है। मतलब जोबलिन कोई इंसान नहीं, ये जगह ही है। और वो ये सारी बात रेजा को भी बताती है, मगर रेजा इस सारी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेता है। तो अब रेजा अपनी वो गन जो मार्क ने उसे दी वो ब्लूम को दे देता है क्योंकि उसे इस गन की अब ज्यादा जरूरत है। दूसरी तरफ अब उस रेस्टोरेंट में पुलिस पहुंचती है जहाँ पर रेस्टोरेंट कॉन्ट्रैक्टर का अभी खून हुआ है। तो पुलिस वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है और यहाँ पर मसीमो को उसी जगह पर एक एयरिंग मिलती है जो कि यहाँ पर उस सभी खींचातानी ब्लूम की ही गिर गई, मगर मसीमो उस एयरिंग को अपनी जेब में चुपचाप रख लेता है और वो किसी को कुछ नहीं बताता है। अब इसके बाद अगले ही दिन ब्लूम जाकर एक आदमी से मिलती है जिसका नाम थायल होता है और असलियत में थायल वो आदमी है जिसकी एक जगह पर सॉन बॉन इल्लीगली अपना एक बिल्डिंग बनाने वाली थी, मगर थायल ने उस पर केस कर दिया और वो आज तक सॉन बॉन का कॉन्ट्रैक्ट वैसा ही पड़ा हुआ है। मगर साथ में थायल की एक बेटी भी थी जो काफी छोटी उम्र में ही गायब हो गई थी और आज तक उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला है। तो जब ब्लूम थायल से मिलती है तो थायल उसे बताता है कि उसको पूरा शक है उसकी बेटी को मारने वाला कोई और नहीं, एक हेक्सपेल नाम का आदमी है जो अब सॉन बॉन के लिए काम करता है, क्योंकि आखिरी समय उसकी बेटी हेक्सपेल के साथ ही थी और उसके बाद उसकी बेटी को किसी ने नहीं देखा, मगर वो कोर्ट में जीत गया और सबूत की कमी के सेफली बाहर आ गया। तो अब सॉन बॉन का नाम सुनकर तो ब्लूम को उस हेक्सपेल पर थोड़ा शक होता है। तो वो किसी तरह से हेक्सपेल का एड्रेस निकलवा लेती है और वो सीधा अपनी कार लेकर उस एड्रेस पर पहुंच जाती है और यहाँ पर वो देखती है कि वो हेक्सपेल कोई और नहीं, वही ग्रे कलर की कार वाला आदमी जो उन लोगों पर नजर रखे हुए था और साथ में उसके बेटे को किडनैप भी किया था। लेकिन वो आदमी ब्लूम को देखते ही वहाँ से भागना शुरू कर देता है, मगर ब्लूम उसका पीछा कर किसी तरह से उसे पकड़ लेती है और उस पर गन तानते हुए उससे पूछती है क्या उसी ने उसके पति को मारा है। मगर वो आदमी इस तरह से जताता है कि वो एकदम शरीफ आदमी है और उसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, मगर वो साथ में बोलता है वो सॉन बॉन के लिए काम करता है और सॉन बॉन ने ही उसको उन लोगों पर नजर रखने के लिए बोला था, मगर इससे ज्यादा वो और कुछ भी नहीं जानता है। लेकिन ब्लूम को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता है। वो जल्दी से उसे कपड़े उतारने के लिए बोलती है क्योंकि ब्लूम चेक करना चाहती है वही मार्क जो उसे सबकी बॉडी पर मिला था, मगर जब वो आदमी कपड़े उतारता है तो उसकी बॉडी पर उसे कोई भी मार्क नहीं मिलता है। लेकिन इस टाइम तक ब्लूम के पैर पर लगी चोट से काफी खून बह जाता है, जिस कारण से वो बेहोश हो जाती है। तो वो आदमी ब्लूम को लेकर सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाता है और वो उसे वहाँ एडमिट करा देता है। इसका मतलब ये आदमी उतना बुरा नहीं है जितना ब्लूम इसे समझ रही है और ये केवल सॉन बॉन के कहने पर काम कर रहा है। दूसरी तरफ अब पुलिस स्टेशन में सीनियर ऑफिसर उन सभी सबूतों को अच्छी तरह से देख रहा होता है, जो सभी सबूत उन लोगों को इन सभी मर्डर्स के आसपास से मिले हैं, जिसमें एक कार के निशान भी मिले और उन कार के निशानों से उस पुलिस ऑफिसर को कंफर्म हो जाता है कि हो ना हो ये कार कोई नॉर्मल कार नहीं है, मतलब ये कार एक वैन कार है। साथ में इस कार के टायरों का डिस्टेंस इतना है जितना एक मुर्दा गाड़ी का होता है, मतलब जैसी कार केवल कुछ ही लोगों के पास होती है, जैसे एक मिस ब्लूम के पास भी है जिसमें वो बॉडीज को लेने और ले जाने का काम करती है। तो ऑफिसर को ब्लूम के ऊपर पूरी तरह से शक हो जाता है। दूसरी तरफ ब्लूम हॉस्पिटल में होश में आती है और उसके पास एक डॉक्टर आता है जो कि उसका ट्रीटमेंट कर रहा होता है। तो वो डॉक्टर उससे जानने की कोशिश करता है कि उसके पैर पर ये चोट कैसे लगी है। तो वो उसे झूठ बोलती है कि ऐसे ही
उसे चोट लग गई, मगर वो डॉक्टर उसे बोलता है कि ये चोट ऐसे ही नहीं लग सकती क्योंकि ये काफी गहरी चोट है। मगर ब्लूम उसे कुछ भी सच नहीं बताती है, तो वो डॉक्टर उसे कुछ दवा देकर वहाँ से बाहर जाने लगता है। मगर वो उस समय अपने फोन पर चैट कर रहा होता है और वो ये नोटिस करता है कि जब जब वो मैसेज सेंड करता है तब तब ब्लूम के पास पड़ा वो फोन मैसेज रिसीव करने की आवाज करता है, जिससे उसे शक हो जाता है और उसे ये कंफर्म हो जाता है कि जिस ग्रुप में ये बात कर रहा है उस ग्रुप में ब्लूम भी है और असलियत में ये डॉक्टर कोई और नहीं उसी ग्रुप का चौथा इंसान है जिसके 3 मेंबर्स को अभी अभी ब्लूम ने मारा है। अब ये देख के वो डॉक्टर काफी शॉक रह जाता है और उसे समझ में आ जाता है एडविन को इसी ने मारा है और यही इन लोगों से इस ग्रुप पर बात रही। दूसरी तरफ मसीमो की वाइफ ब्लूम और मसीमो के उस किस के बारे में पता चल जाता है जो उन दोनों ने ओवर ड्रिंकिंग के कारण कर दिया था, जिस कारण से उसकी वाइफ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उसी टाइम मसीमो को छोड़ देती है और डिवोर्स करने की बात बोल देती है। अब इसके बाद यहाँ हॉस्पिटल में वो डॉक्टर दोबारा से ब्लूम के पास आता है वो इस बार आते ही ब्लूम को एक काफी हाई इंसुलिन डोज का इंजेक्शन लगा देता है, जिससे ब्लूम की हालत खराब होना शुरू हो जाती है। और अब वो डॉक्टर ब्लूम को अपनी सारी सच्चाई बताता है कि किस तरह से उन लोगों का काम एकदम अच्छी तरह से चल रहा था, मगर वो दुनिया नाम की लड़की गलती से वहां से बच के भाग गई, जिस कारण से उनका सारा काम खराब हो गया और उन लोगों को अपना काम बंद करना पड़ा। और साथ में वो इसे ये भी बताता है कि जब उसके पति का एक्सीडेंट हुआ था तो उसकी बॉडी को सबसे पहले यहीं लेकर आया गया और उसी ने उसके पति को सही इलाज नहीं दिया, जिस कारण से उसकी मौत हुई। तो अब डॉक्टर एक दूसरे पेशेंट की तरफ निकल जाता है ये सोचकर कि ब्लूम कुछ ही सेकंडों में खुद ही मर जाएगी उस ओवरडोज इंसुलिन के इंजेक्शन के कारण। लेकिन ब्लूम हिम्मत करती बाहर रेंगते हुए निकल जाती है और वो बाहर जाकर एक कोको कोला पी लेती है, जिस कारण से उसकी हालत एकदम ठीक हो जाती है और वो दोबारा से जाकर अपने रूम में लेट जाती है। और दोबारा से जब वो डॉक्टर रूम में आता है तो वो सोचता है कि ब्लूम मर चुकी है, मगर ब्लूम एकदम से उस पर अटैक कर देती है और वो ग्लूकोज की पाइप से उस डॉक्टर का गला घोटकर उसे जान से मार देती है। फिर इसी के तुरंत बाद वहाँ पर रेजा भी पहुंच जाता है और ब्लूम अब रेजा को सारी बात सही से समझाती है कि यही वो चौथा इंसान था और ये उसे जान से मारने ही वाला था। तो अब रेजा जल्दी से उस डॉक्टर के कपड़े चेंज कर उसकी बॉडी को भी अपने साथ अपने ऑफिस ले आते हैं और अब ब्लूम को लगता है कि उसने उन सभी कातिलों को मार दिया जिसने उसके पति को मारा था और साथ में जो लड़कियों के साथ इतना गलत कर रहे थे। और अब ब्लूम को काफी ज्यादा सुकून मिलता है और इसी के अगले दिन वो हेक्सपेल दोबारा से ब्लूम से मिलने आता है, जहाँ पर इस बार ब्लूम हेक्सपेल को थैंक यू बोलती है कि उसने उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाया था। मगर अब हेक्सपेल ब्लूम को एक पेन ड्राइव देता है और इस पेन ड्राइव के अंदर असलियत में वो वीडियो होता है जिसमें वो चारों मिलकर एक लड़की को बुरी तरह से मार रहे होते हैं और ये एक सबूत है उनके खिलाफ। मगर साथ में हेक्सपेल बोलता है अगर फ्यूचर में उसे कुछ होता है तो वो जाकर ये पेन ड्राइव सीधा पुलिस को दे दे, क्योंकि हेक्सपेल अब सॉन बॉन की नौकरी छोड़ने वाला है, जिस कारण से उसे डर है कि कहीं उसे जान से ना मार दिया जाए। तो वो सबूत के तौर पर ये पेन ड्राइव ब्लूम को देता है अपनी सेफ्टी के लिए, ताकि वो ये बात बताकर ब्लैकमेल कर सके कि अगर उसने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो ये सबूत पुलिस तक अपने आप पहुंच जाएगा, जिस कारण से सॉन बॉन तबाह हो जाएगी। तो ब्लूम भी वो पेन ड्राइव अपने पास रख लेती है जिसके अंदर वो सबूत होता है। लेकिन इसके बाद ब्लूम हेक्सपेल से थाइल की बेटी के बारे में पूछता है, थाइल की बेटी के बारे में पूछती है कि उसने उसकी बेटी के साथ क्या किया था। तो इस बार हेक्सपेल बोलता है कि वो आखिरी समय में उसकी बेटी के साथ था, मगर असलियत में उसे भी नहीं पता है कि उसकी बेटी कहाँ गायब हो गई। पर सबने उसके ऊपर ही शक किया और उसे ही मुजरिम माना। लेकिन सॉन बॉन ने उसकी पूरी तरह से मदद की थी और जब पूरा शहर उसके खिलाफ था तब भी उसने उसको नौकरी दी, जिस कारण से वो आज तक उसी की नौकरी कर रहा है। इसका मतलब हेक्सपेल ने उसकी बेटी के साथ कुछ भी नहीं किया था। हेक्सपेल तो केवल शक के कारण उसकी बेटी के केस में फंस गया था। ये बोलकर हेक्सपेल वहाँ से चला जाता है। तो इसके बाद ब्लूम पेन ड्राइव लैपटॉप में लगाकर वो वीडियो देखने लगती है, जिस टाइम वहाँ पर रेजा भी आ जाता है और वो दोनों वीडियो देख ही रहे होते हैं। ब्लूम के गेट पर पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं जो ब्लूम को अपने साथ पुलिस स्टेशन चलने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो उनसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। जिसके बाद ये एपिसोड नंबर 5 यहीं पर एंड हो जाता है। एपिसोड नंबर 6 तो शुरुआत होती है जहाँ पर हम लोग पास्ट में उन्हीं चारों को देखते हैं जिनको ब्लूम ने जान से मार दिया है, जिसमें वो फादर, डॉक्टर और वो फोटोग्राफर, फ्रंट कॉन्ट्रैक्टर भी है। और इस समय ये लोग एक लड़की को लेकर एक जगह पर जाते हैं, ये बोलकर कि वो उसे यहाँ घुमाने लाए हैं। और असलियत में ये लड़की और कोई नहीं होती, ये थैल की बेटी जिसकी मौत का इल्जाम हेक्सपेल के ऊपर लगा था। और वो लोग इस लड़की को यहाँ लाते ही उसे धमकाते हैं कि वो अपने बाप को जाकर समझाए कि वो उनके बिजनेस से दूर रहे और वो अपना केस वापस ले ले, वरना ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन उनकी ये सनक यही नहीं रुकती है। वो लोग उस लड़की के साथ पहले तो रेप करते हैं और फिर उसे वहीं पर जान से मार देते हैं। अब हम दोबारा से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर पुलिस ऑफिसर ब्लूम को लेकर सीधा पुलिस स्टेशन आ चुके हैं और वो यहाँ पर उससे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं, जिसमें पुलिस ऑफिसर एक फीमेल कलीग उसका साथ देकर तो अब इंस्पेक्टर ब्लूम को बताते हैं कि कार के निशानों से उन्हें पता चला है कि वो कार के निशान सेम टू सेम उसी कार के हैं जो कार उनके पास है, जिससे वो बॉडी को यहाँ वहाँ ले जाने का काम करते हैं। लेकिन ब्लूम उन्हें बताती है वो लोग फादर की मौत से पहले फादर से मिलने गए थे, क्योंकि उसकी बेटी ने फादर की टी शर्ट फाड़ दी थी, जिसके लिए वो लोग उसे पर्सनली मिलकर सॉरी बोलना चाहते थे, जिसके लिए वो लोग उससे मिलने गए। तो ये बात सुनकर इंस्पेक्टर
अपने एक आदमी को ब्लूम की बेटी के पास जाकर उससे ये बात कंफर्म करने के लिए बोलता है। इसके बाद इंस्पेक्टर दूसरा सबूत दिखाता है जिसमें वो एडविन की वही फोटो दिखाता है जो उन लोगों के एडविन के क्लाउड से मिली है, जिसमें ब्लूम की फोटोज होती है। तो अब ब्लूम बदले में उनसे पूछती है क्या अभी तक किसी ने एडविन की गुमशुदा होने की कंप्लेंट लिखवाई है। इसके जवाब में इंस्पेक्टर बोलता नहीं। तो इसका मतलब वो लोग अभी एडविन के बारे में जांच पड़ताल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर एडविन की अभी तक कोई कंप्लेंट ही नहीं लिखी गई है तो किस बिना पर वो लोग उससे जांच पड़ताल कर सकते हैं। तो इसके बाद वो इंस्पेक्टर ब्लूम से पूछता है कि फादर की मौत की रात वो कहाँ पर थी। तो इसी टाइम पर वहाँ पर पुलिस ऑफिसर मसीमो आके बताता है कि उस रात वो उसके साथ थी, क्योंकि असलियत में ब्लूम ने फादर को मारने के बाद एक बार में गई थी जहाँ पर उसे मसीमो मिल गया था और उन दोनों ने एक साथ बैठकर काफी सारी ड्रिंक करी। तो वो सच में ही उस रात एक साथ थे। और इसी के बाद वो आदमी भी आ जाता है जिसे इंस्पेक्टर ने ब्लूम की बेटी के पास ये बात कंफर्म करने भेजा था कि क्या वो लोग उस रात फादर से मिलने गए। जिसके बाद वो आदमी उन्हें बताता है कि हाँ वो लोग गए थे वहाँ और ये बात कंफर्म हो जाती है। तो अब इंस्पेक्टर की बोलती बंद हो जाती है, जिसके बाद ब्लूम वहाँ से चुपचाप चली जाती है और इंस्पेक्टर खाली हाथ बैठा रह जाता है। अब पुलिस स्टेशन से बाहर आते ही मसीमो ब्लूम को अपनी शादी वाली बात बताता है कि उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली गई है और अब वो अकेला है। तो वो उसे आज रात डिनर पर बुलाता है अपने घर, जिसके लिए वो भी हाँ कर देती है, क्योंकि अभी अभी मसीमो ने उसका साथ दिया था। लेकिन इसके बाद जब मसीमो दोबारा से पुलिस स्टेशन जाता है तो उसके बॉस के साथ बहस हो जाती है, क्योंकि उसके बॉस उसकी इस बात से काफी गुस्सा होते हैं कि उसने गवाही देकर ब्लूम को काफी जल्दी बचा लिया। दूसरी तरफ अब हेक्सपेल भी सॉन बॉन के पास जाकर ये काम छोड़ने की बात बोल देता है और बदले में उसे ये भी बताता है कि उसके पास सबूत है कि उसका बेटा लड़कियों के साथ क्या करता था, और अगर उसने फ्यूचर में उसे कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी तो उसके वो सबूत उसकी एक दोस्त के पास है जो उन्हें रिलीज कर देगी। मतलब जो सबूत वो ब्लूम को दे के आया था वो उसी सबूत की बात कर रहा है। तो अब रात होने ब्लूम रेजा को बताकर सीधा मसीमो के घर पहुंच जाती है डिनर करने के लिए। दूसरी तरफ अब ब्लूम के फादर इन लॉ कार्ल को अपने कुछ लोगों से पता चलता है कि जिस कार से उसके बेटे का एक्सीडेंट किया गया था वो कार रिपेयर होने के लिए एक बार उसी मैकेनिक के पास गई जिस मैकेनिक ने उसके बेटे के बाइक को ठीक किया। तो वो जल्दी से उस मैकेनिक के पास पहुंच जाते हैं और वो उससे उस कार के बारे में पूछते हैं। तो वो मैकेनिक कार्ल को बताता है वो कार उसी ने ठीक करी थी, मगर ठीक होते ही वो कार पुलिस वहां से ले गई। ये बात सुनकर कार्ल समझ जाते हैं कि उसके बेटे को मारने पुलिस वालों का भी हाथ था और अब वो कार उसे कभी नहीं मिलने वाली, मतलब अब उसको कोई भी सबूत नहीं मिले। तो वो ये बात जाकर रेजा को भी बताता है कि उसके बेटे को मारने पुलिस वालों का भी हाथ और उनको अब वो सबूत कभी भी नहीं मिलने वाले। अब यहाँ डिनर करते टाइम मसीमो ब्लूम से उन सभी मर्डर्स की बात करना शुरू कर देता है, जिससे ब्लूम अंदर ही अंदर थोड़ा सा शॉक हो जाती है और वो उसकी सभी बातों को लाइटली जवाब देना शुरू कर देती है। मगर इसी के बाद मसीमो ब्लूम को उसी की वो इयररिंग दिखाता है जो उसे उसी रेस्टोरेंट से मिली थी जहाँ पर उस रेस्टोरेंट कॉन्ट्रैक्टर का मर्डर हुआ था, जिससे देखकर ब्लूम समझ जाती है कि मसीमो को सब कुछ सच सच बताया और उसने पुलिस स्टेशन में जानबूझकर उसे बचाने के लिए वो गवाही दी। मसीमो ब्लूम को बोलता है कि अगर वो उसे सब कुछ सच सच बता दे तो वो उसकी हेल्प करेगा और वो उस पर पूरा विश्वास कर सकती है। दूसरी तरफ रेजा दोबारा से ऑफिस में पेन ड्राइव की उसी वीडियो को देखना शुरू कर देता है जिसमें वो चारों मिलकर उस लड़की को मार रहे होते, मगर एंड में पहुंचते वो देखता है कि वो 4 लोग नहीं है, वो असलियत में 5 लोग हैं। मतलब वो 5 लोगों का ग्रुप है जो लोग मिलकर उन लड़कियों को मारते थे। मतलब 5वां इंसान अभी भी जिंदा है जो मेन आदमी है। अब ये बात देखते ही रेजा सीधा ब्लूम को फोन मिलाता है और वो उसे बताने की कोशिश करता है कि 5वां इंसान अभी भी जिंदा है। लेकिन यहाँ ब्लूम मसीमो के साथ काफी ज्यादा बिजी होती है जिस कारण से वो फोन पिक नहीं कर पाती। मगर जिस समय वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते और मसीमो अपनी टी शर्ट निकालने ही वाला होता है, तभी ब्लूम की नजर मसीमो के शरीर पर बने उसी निशान पर चली जाती है जो सेम टू सेम वही होता है जो बाकी के 4 लोगों के ऊपर था। अब ये देखकर ब्लूम काफी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि असलियत में वो 5वां इंसान मसीमो ही है। तो अब ब्लूम सीधा ही मसीमो से पूछती है कि वो भी उसी टीम का हिस्सा है। तो इस बार मसीमो हाँ कर देता है और अब वो बताता है वो भी उनमें से ही एक है और वो ही उनमें से 5वां आदमी है जो कि सबसे मेन इंसान है। साथ में मसीमो से बताता है कि मार्का का एक्सीडेंट उसी ने अपने हाथों से किया था क्योंकि वो कार उसी के पास थी और उसी कार से उसने एक्सीडेंट किया था और साथ में दुनिया को भी उसी ने जान से मारा था। मगर साथ में मसीमो ब्लूम को बोलता है कि अब वो भी उन्हीं के जैसी है क्योंकि उसने भी कई सारे लोगों को जान से मारा और उन दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। तो उन दोनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए और उन दोनों को एक दूसरे के राज को राज ही रखना चाहिए। लेकिन ब्लूम अपने पति के हथियारों को किसी हालत में माफ नहीं कर सकती, तो वो उस पर गोली चलाने की कोशिश करती है मगर उसकी बंदूक एक भी गोली नहीं होती है। तो अब मसीमो ब्लूम की इस हरकत काफी गुस्सा हो जाता है और वो उस पर अटैक कर देता है और वो उसे एक पंच मारकर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ अब रेजा ब्लूम के फोन न उठाने के कारण सीधा मसीमो के घर पहुंच जाता है जहाँ वो देखता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं मगर ब्लूम की बाइक बाहर ही खड़ी है। तो उसे भी ये देखकर शक होता है। तो अब वो जल्दी से उसी बंकर की ओर निकल जाता है जिसके बारे में ब्लूम ने उसे बताया था कि उसे शक है कि उसी बंकर के अंदर
अंदर वो चारों मिलकर लड़कियों को मार। यहाँ जब अब ब्लूम होश में आती है तो वो खुद को उसी बंकर के अंदर पाती है जहाँ पर एक बॉडी जलाने वाली मशीन के अंदर मसीमो कई लड़कियों की बॉडी के ब्लूम को भी जिंदा डाल देता है जलाने के लिए, मगर ब्लूम किसी तरह से उसको चकमा देते हुए उस जलाने वाली मशीन से बाहर आ जाता है और वो वहीं पर छुपने लगती है, जिस कारण से मसीमो भी अब अपनी गन के साथ दोबारा से ब्लूम को वहीं पर ढूंढना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ अब रेजा उस बंकर के बाहर पहुंच जाता है और जब वो अंदर घुसता है तो सबसे पहले उस पर मसीमो की नजर चली जाती है, जिस कारण से मसीमो रेजा के कंधे पर गोली मार देता है और वो उसके पास जा उसे एक और गोली मारने ही वाला होता है। पीछे से ब्लूम आती है और वो अपने साथ एक उसी जलाने वाली मशीन के अंदर पड़ी एक नोकेली हड्डी से मसीमो के ऊपर काफी सारे वार करती है और वो उस चीज से मसीमो को जान से मार देती है और इसके बाद वो दोनों सेफली उस बंकर से बाहर आ जाते हैं। अब इसके कुछ ही टाइम बाद ब्लूम से मिलने सॉन बॉर्न आती है और वो दोनों एक दूसरे से डील करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के राज को राज ही रखेंगे, क्योंकि अगर ब्लूम ने अपने पति को खोया है तो साथ में सॉन बॉर्न ने अपने बेटे को खोया और उन दोनों का दुख एक ही बराबर है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से डील कर लेते हैं, वो दोनों एक दूसरे के राज को राज ही रखेंगे। और अब फाइनली ब्लूम ने उन 5 लोगों को मार दिया है जिसने कई सारी लड़कियों को जान से मारा है और साथ में उसके पति माइक को भी जान से मारा था, और अब वो और उसकी पूरी फैमिली काफी ज्यादा खुश है। साथ में अब नैना अपने डैड की मौत के डिप्रेशन से बाहर आना शुरू हो गई है और वो काफी खुश रहने लगी। अब एंड में हम दोबारा से पास्ट में जाकर ब्लूम और उसके हस्बैंड मार्क को एक साथ देखते, जिस समय मार्क ब्लूम से पूछता है उसने अपने मॉम डैड को किस लिए मारा और उसने ठीक किया कि नहीं, क्योंकि ब्लूम को उसने मार्क से जो झूठ बोला था कि उसे नहीं पता कि उसके मॉम डैड डूबने से कैसे मौत हो गई क्योंकि वो बोट के अंदर सो गई। मार्क को भी यही लगता है, मगर मार्क ये बात अच्छी तरह से जानता था कि उसके मॉम डैड को उसी ने डुबाया है। तो अब मार्क पूछता है क्या वो दोनों इस लायक थे। ब्लूम जवाब देती है कि वो दोनों उसी लायक थे। इसका मतलब उसके मॉम डैड ने उसके साथ कुछ काफी गलत किया था, जिस कारण से ब्लूम ने ये किया था। मगर ये बात जानने के बाद मार्क ब्लूम से अपना रिलेशन कायम रखता है और उससे शादी भी करता है। इसी के बाद ये वेब सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। धन्यवाद।